हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण, जो कि कक्षा 7 का पाठ 2 है। इस पाठ में बच्चों हम जानेंगे विभिन्न प्राणियों में किस प्रकार से पोषण प्राप्त किया जाता है। साथ ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे मानव पाचन तंत्र की। बच्चों, इस पाठ के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह भी आपको मैं बताऊंगी। तो तैयार हैं आप सीखने के लिए प्राणियों में पोषण। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना आज का पाठ। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का पाठ 2 प्राणियों में पोषण। बच्चों, आप इससे पहले वाले पाठ में पादपों द्वारा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाया जाता है, यह हम पढ़ चुके हैं। परंतु बच्चों, प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। वे या तो अपना भोजन पौधों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं और उन्हें हमने क्या नाम दिया था? शाकाहारी। और कुछ प्राणी जंतुओं का, जिन्होंने पौधों को खा रखा है, उनका भक्षण करते हैं, उन्हें हमने नाम दिया था मांसाहारी। और तीसरे वो प्राणी थे जो पौधों और जंतु दोनों का ही भक्षण करते हैं, उन्हें हमने कहा था सर्वाहारी। तो 3 प्रकार के हमारे पास जीव थे जो तीनों ही अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ पर बच्चों हम प्राणियों के पोषण में 3 चीजें सीखने वाले हैं। पहली क्या है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों है। पोषक तत्वों की आवश्यकता। और दूसरी जो चीज हम यहाँ पढ़ेंगे वो होगा आहार के अंतर्ग्रहण के तरीके। किस विधि के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, वो कौन कौन सी विधियां हैं वो सीखेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे जो सीखेंगे वो होगा शरीर में भोजन के उपयोग की विधि। में भोजन के उपयोग की विधि क्या है, किस प्रकार से भोजन का उपयोग किया जाता है, वह हम यहां पर सीखेंगे। और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम मानव पाचन प्रणाली को। बच्चों, कक्षा 6 में आप अनेक जो भोजन के संगठक होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने नाम बताए थे, अगर आपको स्मरण हो मैं आपकी मदद करती हूं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, मंड, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सभी क्या थे? हमारे भोजन के घटक थे। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक जटिल घटक है। जटिल घटक की संरचना मैं आपको अगर सीधे शब्दों में समझाऊं तो मान लीजिए ये एक इस प्रकार की लंबी चेन, जो कि एक जटिल संरचना होती है, उससे बना हुआ है। और हमारे शरीर का पाचन इतनी जटिल संरचना को यूं का यूं नहीं पचा सकता। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? इस जटिल संरचना को किसमें तोड़ा जाता है? सरल संरचना में, इस प्रकार से। यानी जो छोटी संरचनाएं होती हैं उनमें इसको तोड़ा जाता है। यह क्या दिखा रही है? ये संरचनाएं आपको बताती हैं कि ये सरल संरचनाएं बन गई है। और इस प्रकार से जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं उनका, ये जटिल खाद्य पदार्थ उनका सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तन या टूटना या विखंडन क्या कहलाता है? पाचन। जो कि हमारे इस पाठ का हमने आधार बिंदु सीखना है कि पाचन क्या है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन पाचन कहलाता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि एक ही प्रकार के जीव नहीं होते। जीव जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ बहुत बड़े आकार में, कुछ बहुत छोटे। तो उनकी अलग अलग जो जीव है उनमें भोजन के अंतर्ग्रहण की जो विधियां हैं वह भी अलग होती है।
अंतर्ग्रहण माने भोजन का मुख के अंदर लेना और फिर शरीर के अंदर पहुंचाना। जैसे बच्चों मधुमक्खी है या मरमर पक्षी है, ह्यूमिंग बर्ड हम इंग्लिश में बोलते हैं, यह क्या करते हैं, ये पौधों का मकरंद चूसते हैं, तो इसको हम चूसन विधि कह सकते हैं। और मानव है या कुछ जो जंतु हैं, उनके जो शिशु होते हैं वह क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पर जैसे हमने देखा है अजगर जैसे जो सर्प प्रजाति के जो जीव होते हैं वह क्या करते हैं, वो समूचा ही निगल जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। कुछ जो जलीय प्राणी होते हैं वह क्या होते हैं, जो भोजन होता है उसको खाद्य जो कण होते हैं उनको छान कर यानी छानन विधि से भोजन का भक्षण करते हैं। ये अलग अलग प्रकार की कुछ विधियां हो सकती हैं भोजन को अपने शरीर के लिए अंतर्ग्रहण करने की। तो आप क्या कर सकते हैं, एक इस प्रकार जितने जंतु आपको याद आते हैं अपनी पुस्तक में भी आप सारणी देख सकते हैं, उनके आहार के प्रकार और उनकी आहार की विधियां आप लिख सकते हैं। अब बच्चों बात आती है मानव में पाचन की। बच्चों यह अति महत्वपूर्ण विषय है कि जो भी भोजन हम खाते हैं उसको किस प्रकार पचाया जाता है। मैं सबसे पहले बच्चों आपको कुछ अंगों के चित्र दिखाना चाहूंगी। यहां मेरे पास विभिन्न प्रकार के अंग हैं। ये देखो, ये इसके बाद हमारे पास है ये। आप अच्छे से पहचान करें कि यह कौन सा अंग हो सकता है। ये इस प्रकार। और बच्चों इसके बाद जो आता है वह जो अंग है वह यह अंग है। और यहां से हमने इस अंग को यहां से जोड़ा। और बच्चों एक, अरे ये क्या है, ये अंग थे अलग अलग, और जब ये सारे जुड़ जाते हैं किसी एक विशेष क्रिया के लिए तो ये क्या कहलाते हैं, अंग तंत्र। इनको हमने क्या कहा, अंग तंत्र, क्योंकि ये सभी अलग अलग अंग एक विशेष क्रिया के लिए जुड़े हैं। और कौन सी क्रिया पढ़ी हमने बच्चों, वह है पाचन। पाचन की क्रिया के लिए सारे अंग जो है एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे पाचन तंत्र। और बच्चों ये किसका पाचन तंत्र है, मानव का पाचन तंत्र है, तो इसलिए इस अंग का नाम हो गया मानव पाचन तंत्र। ठीक है। अब हम देखते हैं इन सभी अंगों के अलग अलग नाम क्या है। यहां से बच्चों अगर हम शुरुआत करते हैं तो यह क्या है, मुख गुहिका, जहां से हमारे इस पाचन तंत्र की शुरुआत होती है। उसके बाद बच्चों यहां जो आपको नजर आ रही है यह है लाला ग्रंथि। हम इनके कार्य बाद में पढ़ेंगे बच्चों, लाला ग्रंथि। फिर जो ये लंबी संरचना है बच्चों, इस लंबी संरचना का नाम होता है ग्रसिका यानी ईसोफेगस। और ये क्या कार्य करती है, मुख से जो भोजन होता है उसको हमारे इस अंग तक, जो ये बड़ा सा आपको यू के आकार का अंग दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है बच्चों, आमाशय, यहां तक भोजन को लेके आती है। फिर ये लंबी नली जो आगे बढ़ती है और यहां आपको एक कुंडली के आकार की जो नली नजर आ रही है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्षुद्र आंत्र यानी छोटी आंत। और वहां से ये आगे बढ़ती हुई नली, यही जो चौड़ी इस प्रकार की जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है चारों तरफ से, यहां पहुंच जाते हैं और ये होती है बच्चों बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। दो आंत होती हैं, एक क्षुद्रांत्र और एक बृहदांत्र। और फिर यहाँ पे नीचे यह जो इस प्रकार की आपको संरचना है, यह बच्चों होता है मलाशय यानी मल को इकट्ठा करने वाला अंग। और वह जो बाद में लास्ट जो सिरा है जहां पर हमारी ये आहार नाल खत्म होती है, वो अंग होता है गुदा। अब आप
आपको ये दो चीजें नजर आ रही हैं बच्चों, ये क्या है, ये ग्रंथियां हैं जो हमारे इस पाचन तंत्र की सहायता करती हैं भोजन के पाचन में। यहाँ जो आपको नजर आ रही है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका नाम होता है बच्चों यकृत। इसका नाम क्या होता है, यकृत। और इसके साथ आपको यहाँ पे जुड़ी आ रही है एक और थैली जैसी संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। एक जो हमारी बची है संरचना यह भी एक ग्रंथि है बच्चों और इसका नाम होता है अग्नाशय। ये हमने सीखा अपने मानव पाचन तंत्र का नामांकन, जहां हमने उसके विभिन्न अंगों के नाम क्या क्या होते हैं उनकी पहचान की। बच्चों इस प्रकार आप चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। मैं आपको बाद में यह चित्र कैसे बनाया जाता है उसका एक सरल तरीका भी आपको सिखाऊंगी। बच्चों यह हमने मानव पाचन तंत्र के नामांकन सीखे। अब हम जो है मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों में किस प्रकार भोजन को पाचित किया जाता है वह अलग अलग अंग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपनी किताब, कॉपी और पेन लेकर साथ बैठें ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिखते रहें, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में जितना पढ़ाया जाएगा उनके प्रश्न आपको साथ साथ बताऊंगी ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न जब आप पेपर की तैयारी करें तो आपको याद रहें। सबसे पहले बच्चों हम अपने आहार नाल की शुरुआती अंग से शुरुआत करेंगे, यानी मुख से। मुख का बच्चों क्या कार्य है, अंत्र ग्रहण का। भोजन को शरीर के अंदर ले जाने का जो कार्य है वह किसका होता है, मुख का। अब मुख में क्या होता है बच्चों, हम भोजन को अपने दांतों की सहायता से चबाते हैं। तो एक बार हम दांतों की संरचना देखते हैं। यहाँ आपको दांत दिखाई दे रहे हैं, इसको अगर हम इस प्रकार देखें तो यहाँ आपको दांतों की व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के दांत दिखाई देंगे। यहाँ हमने बीच में नाम लिखे हुए हैं बच्चों, जैसे कृतंक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। हमारे दांतों का अगर हम बच्चों ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनका सूत्र क्या होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दो दांत हमारे कौन से हो गए, चर्वणक, एक हो गया रदनक, दो हो गए अग्रचर्वणक और तीन हो गए चर्वणक। इन सभी के बच्चों अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कर्तन और दंशन वाले कार्य यानी काटने का जो कार्य होता है वो कृतंक के द्वारा, ये मैं आपको नंबर डाल के दिखाती हूं बच्चों, आप गिनती कर सकते हैं। एक नंबर पे कौन सा है हमारा, कृतंक, और ये कितने हैं अगर हम गिनेंगे तो 1 2। यहां बच्चों आधे इस प्रकार से एक तरफ का जो हमारा जबड़ा होता है उसके दांतों की गणना करेंगे, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ होते हैं और उतने ही दांत हमारे मुख के दूसरे ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। तो कृतंक की संख्या कितनी है, 2। यह काटने का काम करते हैं बच्चों। नंबर 2 पर जो दांत है वह क्या है, रदनक, और रदनक की संख्या कितनी होगी, 1, यानी एक इस तरफ वाला, दाईं तरफ या बाईं तरफ एक ही दांत होगा, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। और फिर तीसरे नंबर पे जो हमारा दांत होता है उसका नाम होता है अग्रचर्वणक। ये इस प्रकार से बच्चों यानी आगे के चबाने वाले दांत, अग्र शब्द से आगे के चबाने वाले दांत। और बच्चों इनकी संख्या कितनी है, 2। और चौथे नंबर पे जो है यानी वो पीछे वाले जिनको हम जाड़ बोलते हैं वह यहाँ आ गई हमारे चर्वणक। और हम इनको गिन के देखें तो कितने हैं, 1 2 3। और यही हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमारे दांतों का सूत्र आ गया। यह आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी बन जाता है कि हमारे मनुष्य के दांतों का सूत्र क्या है, 2 1 2 3। और हम इनको ऐसे बटे में लिखते हैं, यानी ये आधे दांत हैं, इस तरफ ऊपर वाले, ये नीचे वाले, 2 1 2 3 2 1 2 3। ये हमारा मानव के दांतों का फॉर्मूला है कि इस प्रकार हमारे दांत व्यवस्थित होते हैं। इनके सबके कार्य अलग अलग हैं, एक काटने का कार्य करते का, ये दंश का कार्य करता है, और ये दोनों जो है वो चबाने का कार्य करते हैं, यानी पूरे जो खाना होता है उसको पीसने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। बच्चों हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। जब हमने नामांकन किया तब हमने ये सीखा था, जो क्या स्रावित करती है ये आप याद रखें, लाला ग्रंथि के द्वारा
एक रस स्रावित किया जाता है जिसका नाम होता है लाला रस। और बच्चों हमने यह भी बताया था कि इस लाला रस का क्या कार्य होगा। यह लाला रस भोजन के एक अति महत्वपूर्ण घटक मंड को पचाने का कार्य करता है। मंड किस में बदल जाएगा, शर्करा में। और किसकी सहायता से बदलेगा ये शर्करा में, इस लाला रस की सहायता से। तो ये हम कैसे होता है इसको मैं आपको एक टेस्ट के द्वारा करके दिखाऊंगी बच्चों। यहां हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों हमने चावल लिए हैं। ये हम छठी कक्षा में टेस्ट के द्वारा पढ़ चुके हैं कि जो चावल होते हैं उनके अंदर मंड उपस्थित होता है। यहाँ हमने इस टेस्ट ट्यूब में जो नंबर 1 पर है इसमें हमने लिए हैं उबले हुए चावल, और यहाँ जो दूसरे नंबर की टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने लिए हैं वह चावल जिनके अंदर लाला रस को मिलाया जा चुका है। तो हम इनके अंदर मंड की उपस्थिति जांचने के लिए करेंगे आयोडीन टेस्ट। 2 बूंद हम इसमें डालते हैं आयोडीन की, और आप डालते इसका रंग देख सकते हैं कि गहरा नीला हो गया। और यहां जब हम इसके अंदर ये डालते हैं तो आप देखेंगे रंग तुरंत परिवर्तित नहीं हुआ है। और जिस प्रकार इसमें आप नजर देख सकते हैं साफ साफ 1 नंबर में तुरंत रंग परिवर्तित हो गया और 2 नंबर में जो है वो रंग पे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। यहां से इस तरफ से आपको साफ नजर आएगा कि यहाँ बच्चों आप आसानी से देख सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रंग जो है वो पूर्ण तरीके से गहरा नीला हो चुका है। और इसमें आप ये सफेद चावल जिन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ आयोडीन टेस्ट का, यानी ये दर्शाते हैं कि लाला ग्रंथि ने जो लाला रस छोड़ा था उसने इस मंड में, यानी जो चावल के अंदर जो मंड उपस्थित था उसको किसमें परिवर्तित कर दिया है, शर्करा में। तो हम कह सकते हैं कि मुख के अंदर लाला रस की सहायता से मंड को शर्करा में पाचित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास जो अगला अंग आता है कि जीभ। जीभ क्या है बच्चों, यह दांतों के बाद और मुख के अंदर ही हमारे मौजूद होती है। इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण किरदार होता है हमारे भोजन के पाचन में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारे पास एक जीभ का चित्र हमने बनाया है। ये एक मांसल और पेशी अंग होता है, यानी मसल से बना हुआ पेशियों का अंग होता है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर स्थल से जुड़ी होती है। और इसका आगे का जो भाग है ये स्वतंत्र होता है, यह किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। यहाँ बच्चों आपको कुछ ये निशान लगे नजर आ रहे हैं। ये क्या करते हैं कि स्वाद की अलग अलग क्षेत्र हमने यहाँ पर आपको दर्शाए हैं। जीभ का कार्य क्या होता है, एक तो भोजन को और लाला रस को अच्छे से मिलाने का कार्य, दूसरा ये जो भोजन स्वाद कलिकाएं हम इनको कहते हैं, ये क्या करती हैं, भोजन के अंदर किस प्रकार का स्वाद है वह हमें इन्हीं कलिकाओं की सहायता से प्राप्त होता है। और इसके लिए बच्चों आप कर सकते हैं कि आप नींबू पानी पीते हैं या मिठाई खाते हैं या नीम की पत्तियां, करेले का जो है सब्जी आप खाते हैं, तो आप अलग अलग उनके स्वाद को आसानी से पहचान सकते हैं। वह कार्य किसने किया, हमारी जीभ के उपस्थित इन स्वाद कलिकाओं में। फिर बच्चों हमारा जो अगला अंग आता है वह क्या है, हमारा भोजन यहाँ से यहाँ इस ग्रसिका के अंदर पहुंच चुका। ग्रसिका क्या करती है, यह एक लंबी जो है नली है और ये हमारे गले से और वक्ष से होती हुई नीचे आमाशय तक पहुंचती है। बच्चों अगर हम देखें कि यह किस प्रकार, इसकी विधि जो होती है वो संकुचन, मान लीजिए आपके मुख से जो भोजन था वो यहाँ इस नलिका के अंदर आ गया तो इसके अंदर संकुचन हुआ। संकुचन कैसे कि एक बार ये ऐसे अंदर की तरफ दबाई जाएगी, फिर खुल जाएगी, फिर दबेगी, और इस दबाने से क्या होगा, जो भोजन है वो नीचे की तरफ इस तरीके से भेज दिया जाएगा। और कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, हमारे आमाशय में। भोजन ग्रसिका से होता हुआ हमारे आमाशय में पहुंच जाता है, जहां पर इसके पाचन की दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है। आमाशय कैसा होता है, ये एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है, चपटा होता है और अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। बच्चों साथ ही यह हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, याद रखें जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे चौड़ा भाग कौन है तो आमाशय इसका जवाब होगा। सबसे चौड़ा भाग है हमारा आमाशय। यह एक और ग्रसिका से और दूसरी ओर ये शुद्रांत में जाके, यहां से तो ग्रसिका से जुड़ गया और यहां से ये शुद्रांत से जुड़ जाता है। आमाशय का जो आंतरिक अस्तर होता है बच्चों, आंतरिक अस्तर माने ये जो अंदरूनी इसकी लाइन होती है,
इसका यानी स्तः होती है, यह क्या करता है, 3 प्रकार के जो रस है उनको स्रावित करता है। पहले नंबर पे कौन है, श्लेष्मल, ये लिख लीजिए आप। दूसरे नंबर पे जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप सोच रहे होंगे कि हमारे आमाशय के अंदर अम्ल का स्त्रवण होता है, घबराना मत, इसके कार्य भी मैं आपको बताऊंगी। और तीसरे नंबर पर जो है वह होता है पाचक रस। ये तीनों मिलकर के ही पाचन प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा करते हैं, यानी आमाशय के अंदर जो पाचन प्रक्रिया होती है वह इन तीनों की सहायता से होती है। अब बच्चों हमने कहा था कि जो आमाशय है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण होता है। अम्ल तो बच्चों खतरनाक होता है, वह हमारी इस अंदरूनी सतह को खराब कर सकता है, जला सकता है। तो उससे बचाने का कार्य किसका होता है, यह जो हमने नंबर 1 पर लिखा है श्लेष्मल। ये क्या करता है, हमारी आंतरिक इस स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी श्लेष्मल का कार्य क्या हो गया, सुरक्षा का कार्य हो गया। किससे सुरक्षा, जो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर स्त्रवण हुआ है उससे सुरक्षा का। अम्ल का क्या कार्य है बच्चों, अम्ल क्या कर, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, भोजन के साथ जो जीवाणु आए थे जो खतरनाक है, हमारे लिए हानिकारक हैं, उनको नष्ट करने का कार्य किसका है, इस अम्ल का। नष्ट कर देगा, उनको निष्क्रिय कर देगा। साथ ही जो भोजन यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पे जो पाचक रस कार्य करेंगे वह तभी कार्य कर सकते हैं जब भोजन की प्रकृति कैसी हो, अम्लीय हो। अब समझ में आया बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या आवश्यकता है। नंबर 1 इसका कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना और दूसरा है भोजन को अम्लीय बनाना, ताकि ये जो पाचक रस है वह अपना कार्य कर सके। यह पाचक रस बच्चों, जिसको हम जठर रस भी कहते हैं, यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और प्रोटीन को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यहां तक का कार्य हमारा होता है आमाशय में। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अंग शुरू होता है, भोजन पहुंच जाता है कहाँ, शुद्र आंत में। शुद्र आंत हमने बताया था कि एक छोटी आंत होती है, लेकिन यह कहने में सिर्फ छोटी है, यह हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है। याद रखें बच्चों, कितना सबसे लंबा भाग होती है, लगभग 7.5 मीटर लंबी एक कुंडली नुमा जो संरचना है, नली है, वो इसको हम शुद्र आंत कहते हैं। यह क्या करती है, यह यकृत और अग्नाशय से जो है स्त्रवण को प्राप्त करती है। इन दोनों से, यकृत से क्या छोड़ा जाता है, यकृत बनाता है पित्त को, और जो पित्त रस होता है उसको, यहाँ जो हमने थैली बनाई थी जिसका नाम हमने बताया था पित्ताशय, पित्ताशय में यकृत द्वारा स्त्रावित, याद रखें पित्तरस का स्त्रवण कौन करता है, यकृत, और पित्तरस को स्टोर किया जाता है, यानी एक जगह इकट्ठा किया जाता है, वह होती है पित्ताशय। और आवश्यकता पड़ने पर जो पित्तरस है वो पित्ताशय से छोटी आंत में पहुंचता है ताकि भोजन के घटकों का पाचन हो सके। इसी प्रकार से बच्चों यह जो पत्ता नुमा जो हमारा ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्नाशय, यह भी अग्नाशयिक रस जो है वो स्त्रवण करता है और वह भी कहाँ पहुंचती है, हमारी शुद्र आंत में। और शुद्र आंत ही वह अंग होता है जहां पे भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है, शुद्र आंत में। और शुद्र आंत भी अपने कुछ रस छोड़ती है जिनको हम इस भोजन के पाचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको नाम होता है आंत्र रस। बच्चों ये जो हमारी शुद्र आंत होती है, इसके अंदर जो पूर्ण पाचन होता है वह किन किन घटकों का हो गया, वह होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट बदल जाएंगे शर्करा में, और इसका पाचन मुख से ही शुरू हो गया था, ये हमने टेस्ट में भी किया था। नंबर 2 पर क्या है, वसा, वसा का पाचन भी यही होता है और वसा बदल जाएगी वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में। ये हो गया वसा का पाचन यानी सरलीकरण। और तीसरे नंबर पे जो प्रोटीन जिसका पाचन आमाशय से शुरू हो चुका था, यहां पर प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाएगा और प्रोटीन जो है वह बदल जाएगा किसमें, अमीनो अम्ल में, जो कि बाद में हमारे शरीर द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। इन तीनों का पाचन हमारी शुद्र आंत में होता है।
उसके पश्चात बच्चों पाचन जब पूर्ण हो गया तो तीसरी प्रक्रिया आती है जो इस आहार नाल के निचले भाग में होती है, और उस तीसरी प्रक्रिया का नाम होता है अवशोषण। यानी जो हमने अभी तक पचाया, जितने भोजन पदार्थों को सरल रूप में किया, उनको रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है ताकि शरीर के सारी कोशिकाओं को वो पहुंच सके। तो इस प्रक्रिया को जो कार्य करते हैं उसमें क्या होते हैं, हमारी शुद्र आंत की एक बार मैं आपको आंतरिक चित्र एक दिखाना चाहूंगी कि किस प्रकार से शुद्र आंत इस अवशोषण को अच्छे से करती है। आप ये देख सकते हैं बच्चों कि मैं यहाँ पर शुद्र आंत की आंतरिक भित्ति का आपको एक दृश्य दिखाना चाहती हूँ। इस आंतरिक भित्ति में मैं ये उंगली नुमा संरचनाएं बना रही हूं, और इस उंगली नुमा संरचना को हम बोलते हैं दीर्घ रोम। क्या नाम है? दीर्घ रोम। इसका बच्चों एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये क्या करते हैं, इस आंतरिक भित्ति की ये देखिए ये इतनी लंबी सतह हो जाती है इन दीर्घ रोम की वजह से, और जितनी ज्यादा सतह होगी उतना ज्यादा अवशोषण अच्छे से हो पाएगा। और प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म बहुत छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं इस तरीके से इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, और ये क्या करती हैं, भोजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित होने के पश्चात बच्चों इन अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण इन रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के सभी हिस्सों में विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, और वहां पर इन सभी जो अवशोषित पदार्थ थे उसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा जटिल पदार्थ बनाने में। यानी वो जटिल पदार्थ जो हमारे शरीर को अपनी वृद्धि के लिए या दूसरे जरूरी कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं, वह पदार्थ उनके द्वारा बनाए जाते हैं। और इस जो प्रक्रिया को, यानी जो अवशोषण के बाद शरीर के भागों तक जो भोजन पहुंचाया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम होता है बच्चों स्वांगीकरण। यह क्या होगी? स्वांगीकरण। फिर क्या होता है बच्चों, जब भोजन पूर्ण तरीके से यहाँ पर पाचित हो जाता है, कुछ ऐसा भाग होता है भोजन का जो पाचन में नहीं आ पाता, यानी वो अपचा हुआ भोजन बच जाता है जो हमारे शरीर के काम का नहीं होता, उसको भेज दिया जाता है इससे अगले भाग में, जो हमारी आहार नाल का अगला भाग है, जिसका नाम हमने बताया था बृहदात्र, यानी बड़ी आंत। यह आप संरचनाएं देख सकते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ये चौड़ाई में ज्यादा होती है लेकिन लंबाई में ये कम होती है शुद्ध आंत से। 1.5 मीटर लंबी ये एक संरचना होती है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है, आप ध्यान से सुने, बृहदात्र का मुख्य कार्य होता है जल और लवणों का, कुछ जो लवण रह जाते हैं उनका पाचन और अवशोषण, पाचन नहीं बच्चों, अवशोषण, उनका अवशोषण करना इसका कार्य होता है। और जो यहाँ से फिर बिना अपचित जो भोजन है उसको यहाँ, यह जो हमने संरचना दिखाई थी जिसका नाम हमने मलाशय रखा था, वहां पर इसको भेज दिया जाता है। और जब यहाँ पर वो एक काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो जो हमारा आखिरी हिस्सा होता है आहार नाल का गुदा, वहां से इसको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यानी भोजन का निष्कासन, वो भोजन जो हमारे कार्य का नहीं था, शरीर ने नहीं पचाया, उसको शरीर से बाहर गुदा के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो बच्चों यह हमारा क्या है, पूर्ण पाचन तंत्र है, उसकी कार्य प्रणाली है। आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसके बहुत सारे प्रश्न हैं, वह मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। बच्चों हमने सीखा मानव पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। अब हम सीखते हैं मानव पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है पाचन किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है बच्चों कि विभिन्न जीवों में अंतर्ग्रहण की कौन कौन सी विधि होती है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें तो वह प्रश्न है आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम बताइए। और चौथा प्रश्न है दांतों के कितने प्रकार होते हैं, वह उनके क्या नाम है। यहाँ आपको दांतों के नाम भी बताने हैं। और अगला प्रश्न बच्चों जीव के क्या कार्य हैं। फिर है मुख में कौन सी ग्रंथि होती है और वह कौन सा रस स्रावित करती है। अगला प्रश्न लाला रस से भोजन के कौन से घटक का पाचन होता है। फिर है अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। और आगे बढ़ें तो प्रश्न आता है आमाशय का आंतरिक अस्तर कौन से रस स्रावित करता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। और आगे बच्चों, श्लेष मल का स्त्रवण आमाशय के लिए क्यों आवश्यक है। तो आगे और प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे आमाशय में भोजन के कौन से घटक का पाचन होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन किस रस की सहायता से होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। और आगे बढ़े तो प्रश्न आता है, यदि पित्ताशय ना हो तो भोजन के कौन से घटक के पाचन में मुश्किल होती है। फिर है बच्चों अपना अगला प्रश्न, जैसे अग्नाशयिक रस का स्रावण कौन करता है, यहाँ आपको उस ग्रंथि का नाम बताना है। और फिर है कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन का पाचन किस रस की सहायता से होता है। और फिर बच्चों अगला प्रश्न है वह संबंधित हमारी शुद्र आंत्र से, तो शुद्र आंत्र में कौन से रस का स्रावण करती है। और फिर बच्चों भोजन के निम्न घटक पाचन के पश्चात किस सरल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पहला घटक है कार्बोहाइड्रेट्स, जब इसका पाचन होता है तो ये किस रूप में बदल जाता है वो आपको लिखना है। अगला है वसा और तीसरा है प्रोटीन। बच्चों ये थे अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे विषय को दोहराने में हमारी मदद करते हैं। अवश्य ही आपने लिखे होंगे और आप इनके उत्तर भी जरूर दे पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।